गुड मॉर्निंग क्लास 9 स्टूडेंट्स। मैं रोजी छाबड़ा, पीजीटी बायोलॉजी, जीजीएचएस हसनपुर नूर से। आज हम अध्याय 13 हम बीमार क्यों होते हैं में संक्रामक रोगों के उपचार तथा निवारण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि सूक्ष्मजीव निम्न प्रकार के होते हैं: शैवाल, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु। शैवाल यानी कि अलगी, जीवाणु बैक्टीरिया, कवक प्रोटोजोआ और विषाणु वायरस। यह सूक्ष्मजीव हमारे मित्र भी हैं तथा हमारे शत्रु भी हैं। रोग कारक सूक्ष्मजीवों को रोगाणु कहते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। इनके साथ साथ कुछ रोग बहुकोशिक जीवों जैसे कि कृमि यानी कि वर्म से भी होते हैं, जैसे एस्कैरिस, टेपवर्म। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से कॉलेरा, लेप्रेसी, ट्यूबरक्लोसिस, प्लेग, साइफिलिस जैसी बीमारियां होती हैं। फंजाई से कैंडिडाइसिस, फंगल आई इन्फेक्शन, रिंगवर्म, एथलीट्स फुट। वायरस, चिकन पॉक्स, मीजल्स, एड्स, कोविड-19। प्रोटोजोआ से मलेरिया, लेशमानियासिस, ट्राइपनसोमियासिस और अमीबिक डायसेंट्री जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। ये चित्र है सार्स वायरस का। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी कि सार्स एक वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज है जो कि सार्स वायरस के कारण होता है। ये 2003 में इसका आउटब्रेक पाया गया था, पर इसके केसेस काफी रेयर है। ये कोविड-19 के वायरस से भी कहीं ना कहीं लिंक्ड है, मतलब सिमिलर है। लेशमानिया, जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये जो जीव है ये लेशमानिया है। ये एक प्रोटोजोआ होता है और ये कालाजार डिजीज कॉज करता है। स्टेफाइलोकोकी, ये एक बैक्टीरिया है, इट कॉजेज एक्ने। ट्राइपनसोमा, इट इज अ प्रोटोजोआ एंड इट कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस। एस्करिस लॉम्बरकॉइड्स, इट बिलोंग्स टू फाइलम निमाटोडा और ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। ये इसके अंडे कंटामिनेटेड फूड या वाटर से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। इट कॉजेज एस्कैरियासिस। जो ये डिजीज कॉज करता है वो है एस्कैरियासिस। संक्रामक रोग यानी कि कम्युनिकेबल डिजीजेस, वह रोग जिनके तात्कालिक कारण सूक्ष्मजीव होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। यह रोग समुदाय में जल, वायु, भोजन तथा दूसरे जीवों की सहायता से फैलते हैं। Diseases that spread from one person to another are called communicable diseases. They are usually caused by microorganisms called pathogens. उदाहरण के लिए कोविड-19, मलेरिया, डेंगू, पोलियो आदि। अब जैसे कि हम जानते हैं कि रोग जो है अलग अलग तरह के रोग अलग अलग तरह के सूक्ष्मजीवों द्वारा होते हैं। तो रोगों को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वह किस प्रकार के सूक्ष्मजीव द्वारा हो रहा है, और उसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि उन सूक्ष्मजीवों की जैविक क्रियाएं कैसी है या कौन सी जैविक क्रियाएं वो अपनाते हैं, मतलब कि उनकी लाइफ साइकिल क्या है, क्या स्टेजेस है और कहाँ कहाँ पर वो स्टेजेस उनकी लाइफ की, मतलब किन ऑर्गेनिजम्स में उनकी लाइफ की वो स्टेजेस कंप्लीट होती हैं। जैसे विषाणु जो है वो परपोषी की कोशिका में ही रहते हैं। देखिए विषाणुओं को एक डिबेट होती है कि विषाणु को लिविंग में रखना चाहिए या नॉन लिविंग में, क्योंकि जब वो परपोषी यानी कि होस्ट सेल में नहीं होते हैं तब वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मतलब रिप्रोड्यूस करके अपने जैसे और जीव नहीं बना सकते। जबकि जैसे ही वो होस्ट सेल में एंटर करते हैं तो वो उसकी सेल मशीनरी को टेक ओवर कर लेते हैं। उसकी सेल मशीनरी पे, मतलब उसके न्यूक्लियस में एंटर करके उसके पूरे सेल के ऊपर नियंत्रण कर लेते हैं और अपनी बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं। जो विषाणु है, जीवाणु है, कवक है, ये अत्यंत तेजी से गुणन करते हैं, जबकि कृमि जो होते हैं वो मंद गुणन करते हैं। वर्गीकरण के अनुसार सभी जीवाणु एक दूसरे से विषाणु की अपेक्षा अधिक निकट होंगे। इसीलिए जो औषधि किसी वर्ग के एक जीव के जैविक क्रियाओं पर असर डालेगी वह उस वर्ग के अन्य सदस्यों पर भी इसी प्रकार का प्रभाव डालेगी। मीन्स कि अगर हम बात करें कि हमने एक एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन बनाई है तो वो बैक्टीरियाज के
सभी टाइप्स पर इफेक्ट डालेगी, पर वो मेडिसिन वायरस या प्रोटोजोआ के लिए इफेक्टिव नहीं होगी, परंतु वही औषधि अन्य वर्ग के जीवों को प्रभावित नहीं कर पाएगी। प्रतिजैविक औषधि एंटीबायोटिक्स। बहुत से जीवाणु अपनी रक्षा के लिए कोशिका भीति बनाते हैं। मतलब कि जो जीवाणु होते हैं उनकी जैविक क्रियाओं में एक क्रिया है कि अनफेवरेबल कंडीशंस में वो अपने आसपास एक कोशिका भीति बना लेते हैं, और जब तक कि उनका कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती वो उस भीति के अंदर ही रहते हैं। तो पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक है, एक एंटीबायोटिक है जो कि जीवाणुओं में कोशिका भीति बनने वाली जैविक क्रिया को बाधित कर देती है, रोक देती है। इसके कारण जीवाणु कोशिका भीति नहीं बनाते और सरलता से मर जाते हैं। पर क्योंकि विषाणुओं में ऐसी कोई जैविक क्रिया नहीं है, मतलब कि विषाणु जो है वो अनफेवरेबल कंडीशंस में अपने आसपास कोई कोशिका भीति नहीं बनाते हैं, इसलिए जो प्रतिजैविक है वो विषाणु संक्रमण यानी कि वायरल इन्फेक्शन पर प्रभाव नहीं करती है। स्टोरी ऑफ पेनिसिलिन। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा सबसे पहला एंटीबायोटिक था वो था पेनिसिलिन। इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? तो डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को क्रेडिट जाता है पेनिसिलिन की डिस्कवरी के लिए। डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने discovered penicillin in 1928. He accidentally saw that mold Penicillium notatum had contaminated his petri dishes containing colonies of bacteria Staphylococcus aureus. वो कोई स्टडी कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने पेट्री डिशेस में स्टेफाइलोकोकस ओरस की कॉलोनीज को ग्रो किया हुआ था। स्टेफाइलोकोकस ओरस एक बैक्टीरिया है। तो उन्होंने देखा कि कुछ पेट्री डिशेस के अंदर एक मोल्ड यानी कि कवक ग्रो कर रहा था जिसका नाम था पेनिसिलिनियम नोटेटम, जो कि उन बैक्टीरियाज की नॉर्मल ग्रोथ को रोक रहा था। तो इस तरीके से और फर्दर स्टडीज करने के बाद और फिर उन्होंने ये पेनिसिलिन का आविष्कार किया। दिस इज हाउ ही डिस्कवर्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटीबायोटिक। रोग फैलने की विधियां। ये तो बात हुई कि रोग संक्रामक रोग हैं, ये सूक्ष्म जीवों के कारण हो रहे हैं। अभी तक हमने ये भी जाना कि सूक्ष्म जीवों के अलग अलग वर्ग हैं और वो भिन्न रोग हम उत्पन्न करते हैं। पर अब ये जानते हैं कि ये रोग फैलते कैसे हैं। वायु द्वारा, थ्रू एयर, जिन्हें एयरबोर्न डिजीजेस भी कहते हैं। जब संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो छोटे छोटे बूंदक बाहर निकलते हैं। ये बूंदक वायु द्वारा फैलते हैं। जब कोई अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति के पास होता है तो ये बूंदक श्वास द्वारा उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। उदाहरण के लिए खांसी, जुकाम, निमोनिया तथा क्षय रोग। जल द्वारा, थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, जब संक्रमित रोग से पीड़ित व्यक्ति के अपशिष्ट पदार्थ जल में मिल जाते हैं और यदि इस जल का प्रयोग दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो वह भी उस रोग से पीड़ित हो सकता है। उदाहरण के लिए कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए आदि। भोजन द्वारा, foodborne diseases are caused as a result of ingestion of foodstuffs infected with microorganisms or chemicals। मतलब कि ऐसा भोजन का सेवन करना, ऐसे भोजन को खाना जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या केमिकल से जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या केमिकल्स प्रेजेंट हो, उनसे भी हमें डिजीजेस हो सकते हैं। जैसे कि टेपवर्म इन्फेक्शन है, बच्चे मिट्टी खा लेते हैं, या हम अनकुक्ड फूड खाएं, या फिर उसके अलावा अनपका मांस जो है उनके अंदर इन कृमियों के कीड़े भी उपस्थित होते हैं जिनसे रोग फैलते हैं। लैंगिक क्रियाओं द्वारा, सिफिलिस अथवा एड्स लैंगिक संपर्क में लैंगिक क्रिया द्वारा सिफिलिस तथा एड्स लैंगिक संपर्क के समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो सकते हैं क्योंकि उस दौरान बॉडी फ्लूइड्स कांटेक्ट में आते हैं। ये रोग सामान्य संपर्क जैसे कि हाथ मिलाना अथवा गले मिलना आदि से नहीं फैलते हैं। एड्स लैंगिक संपर्क के अतिरिक्त रक्त स्थानांतरण द्वारा भी फैलता है। रक्त स्थानांतरण यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान जो कि भी फैल सकता है। कि एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक एक HIV से इन्फेक्टेड पर्सन ने ब्लड को इंजेक्शन लगा तो नीडल जो है उसके ब्लड को बॉडी के अंदर जाएगी और ब्लड ड्रॉ करेगी। अगर वही नीडल
किसी हेल्दी पर्सन को लगाई जाती है तो HIV का वायरस इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाता है। सो लैंगिक संपर्क के अलावा एड्स जो है वो रक्त स्थानांतरण के द्वारा भी फैलता है। इसके अलावा जो संक्रमित माता होती है उससे वह गर्भस्थ शिशु के अंदर भी जा सकता है। रोग वाहकों द्वारा बायोवेक्टर्स कुछ रोग अन्य जंतुओं द्वारा संचारित होते हैं जिन्हें रोग वाहक कहते हैं। उदाहरण के लिए मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डायग्राम है जिसमें कि डिजीज ट्रांसमिशन के डिफरेंट वेज समझाए गए हैं, जैसे कि डायरेक्ट कांटेक्ट या फिर लैंगिक संपर्क। इसके अलावा हवा के द्वारा भी जो डिजीजेस हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं, जैसे कि सर्दी जुकाम। और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स में के जो इन्फेक्टेड पर्सन के कपड़े पहनना या उसके साथ अपना भोजन शेयर करना, इनसे भी डिजीजेस जो है वो एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होते हैं। और उसके अलावा वेक्टर्स हैं जैसे कि मॉस्किटोज, इनके बाइट से, और हाउस फ्लाइज, इनसे भी डिजीजेस स्प्रेड होते हैं, या रैबिड एनिमल से डिजीजेस स्प्रेड होते हैं। रोगों के अंग विशिष्ट तथा उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। देखिए, अलग अलग सूक्ष्म जीव है वो अलग अलग अंगों को प्रभावित करते हैं। मतलब कि ये नहीं कि सभी सूक्ष्म जीव एक ही अंग को प्रभावित करेंगे, वो अलग 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 अंगों को प्रभावित करते हैं। और ये कैसे डिसाइड होता है कि वो किस अंग को प्रभावित करेंगे? तो जो सूक्ष्म जीव के शरीर में प्रवेश करने का पथ है, ये निश्चित करेगा कि वह शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगा। मतलब कि सूक्ष्म जीव के शरीर में प्रवेश करने के पथ से ये निश्चित होता है कि वह शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। लाइक अगर वो हमारे माउथ या नोज से एंटर करता है तो वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करेगा। एग्जाम्पल लें तो इन्फ्लुएंजा का वायरस है, कोविड-19 वायरस है। अगर वो हमारे मुंह से एंटर कर रहा है तो हमारे आहार नाल को यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करेगा, जैसे कि विब्रियो कॉलरा है विच कॉजेस कॉलरा। ई कोलाई जो है वो सिस्टिसिस कॉज करता है और ये हमारी बॉडी में यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट से एंटर करता है। इसी के अलावा ब्रेक्स इन स्किन सर्फेसेस, मतलब आपको चोट लगी और गहरी चोट लगी तो उसके कारण भी डिजीजेस एंटर कर सकते हैं, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम टेटनी है, ये एक बैक्टीरिया है जो कि टेटनस कॉज करता है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी है विच कॉजेस टेटनस। जिस अंग पर सूक्ष्म जीव आक्रमण करता है रोग के चिन्ह उसी अंग से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या है? पहली चीज तो कि सूक्ष्म जीव का जो हमारी बॉडी में प्रवेश करने का पथ होगा वो डिसाइड करेगा कि उसका टारगेट ऑर्गन क्या है, कि वो किस अंग को संक्रमित करने वाला है। और दूसरा कि जो भी चिन्ह होंगे डिजीज के वो डिपेंड करेंगे उस ऑर्गन के ऊपर या उस पूरे सिस्टम के ऊपर जिसको उस सूक्ष्म जीव ने इन्फेक्ट किया है, संक्रमित किया है। पर यहाँ पे एक अपवाद है और वो है HIV। जो HIV का विषाणु है, जो एड्स का कारक है, वो लैंगिक अंगों के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है और लसिका ग्रंथियों में फैलता है। लसिका ग्रंथियां जो है ना, ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है जो कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम बनाता है। अब हमें बीमार करने के लिए, मतलब हमारी बॉडी में डिजीज को फैलाने के लिए जो सूक्ष्म जीव वो क्या करते हैं, वो अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। उसके बाद वो बहुत तेजी से गुणन करते हैं, दे मल्टीप्लाई रैपिडली। और इस प्रोसेस में वो अपना न्यूट्रिशन, अपना भोजन जो है होस्ट ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं। दे हैव टू सर्वाइव अटैक बाय द होस्ट इम्यून सिस्टम। और इसके लिए और इस दौरान, इस पूरे प्रोसेस के दौरान, मतलब कि टारगेट ऑर्गन तक पहुंचना, गुणन करना, उसके बाद अपना भोजन होस्ट से लेना, इस सारे प्रोसेस के दौरान वो होस्ट के इम्यून सिस्टम के अटैक्स को भी सरवाइव करते हैं। रोगों के लक्षण तथा चिन्ह भी सूक्ष्म जीव द्वारा संक्रमित अंग उत्तक पर निर्भर करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो सूक्ष्म जीव है वो शरीर में एंटर करके अपने टारगेट ऑर्गन पे जाते हैं। जब वो टारगेट ऑर्गन को संक्रमित कर देते हैं तो जो चिन्ह उत्पन्न होते हैं रोग के, वो भी उस टारगेट ऑर्गन के ऊपर निर्भर करते हैं।
रोग के उत्तक विशिष्ट प्रभाव होने से के अतिरिक्त सामान्य प्रभाव भी होते हैं। अच्छा, अभी ये तो हमने देख लिया कि टिश्यू या ऑर्गन स्पेसिफिक प्रभाव होंगे, मतलब कि अंग या उत्तक विशिष्ट प्रभाव होंगे, पर इसके अलावा कुछ सामान्य प्रभाव भी होते हैं। ये सामान्य प्रभाव प्रतिरक्षा तंत्र की क्रियाशीलता पर निर्भर करते हैं। जो ये सामान्य प्रभाव उत्पन्न होते हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के ऊपर निर्भर करते हैं। हमने पिछले वीडियो में रोग से संबंधित 2 टर्म्स पढ़ी थी, जिनका नाम था चिन्ह और लक्षण। जिसमें मैंने आपको बताया था, जो लक्षण है वो सामान्य होते हैं और एक पर्सन के द्वारा फील किए जाते हैं, और इन जनरल वो कॉमन भी होते हैं। मतलब कि सभी डिजीजेस के अंदर वो एक कॉमन सिम्टम है जो सिर्फ हमें ये बताता है कि हमारे शरीर की क्रिया में व्याधि उत्पन्न हुई है, कुछ प्रॉब्लम आई है। और जो चिन्ह होते हैं वो स्पेसिफिकली पॉइंट करते हैं कि कौन से ऑर्गन में डिजीज है और कौन सा डिजीज है। रोग ये होता कैसे, मतलब ये यहाँ पे जो हमने उत्तक विशिष्ट प्रभाव पढ़े हैं, ये तो है चिन्ह, और जो सामान्य प्रभाव है वो है लक्षण। तो जो रोग अब हमने बताया, अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि जो लक्षण है वो प्रतिरक्षा तंत्र की क्रियाशीलता के कारण उत्पन्न होते हैं और उसी पर निर्भर भी करते हैं। तो जो रोग कारक सूक्ष्म जीव है, उसको मारने के लिए हमारा प्रतिरक्षा तंत्र नई कोशिकाएं बनाता है। रोग कारक सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा नई कोशिकाएं बनाई जाती हैं, और इस प्रक्रम को शोथ या इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ये जो नई कोशिकाएं हैं, उन रोग कारक सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करती है। और इस दौरान हमारी बॉडी में कई लक्षण या सामान्य प्रभाव दिखते हैं, जैसे कि सर दर्द है, या बुखार आना है, या उल्टी है, या दस्त है। किसी भी रोग की तीव्रता शरीर में सूक्ष्म जीवों की संख्या पर निर्भर करती है। अब कोई भी रोग हुआ है तो उसका जो सिवियरिटी है वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि हमारा इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है। उपचार, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। तो संक्रामक रोगों के उपचार के 2 उपाय हैं। देखिए, उपचार इसलिए आवश्यक है कि इन केस आपको डिजीज हो जाता है, आपको रोग हो जाता है, तो उसे ठीक करना भी जरूरी है। तो अभी हमने पढ़ा कि रोग के 2 प्रभाव हैं, एक तो अंग या उत्तक विशिष्ट प्रभाव और दूसरे हैं सामान्य प्रभाव। तो उपचार के तरीके भी 2 बने। पहला कि रोग के प्रभाव को कम कर देना, मीन्स के रोग के प्रभाव को कम करना मतलब हमने उसके सिम्टम्स पे, उसके सामान्य प्रभावों पे नियंत्रण पाया। और दूसरा है रोग के कारण को समाप्त करना। तो जैसा हम जानते हैं कि संक्रामक रोग जो है वो सूक्ष्म जीवों के कारण उत्पन्न हो रहे हैं, तो दूसरा तरीका बनता है कि हम उसके उसके कारक सूक्ष्म जीव को समाप्त कर दें। रोग के प्रभाव को कम करने के लिए हम उसके लक्षणों पर नियंत्रण पाने का प्रयास करते हैं। मीन्स जब हमें मान लीजिए बुखार आया तो हम सबसे पहले पैरासिटामोल ले लेते हैं, राइट। तो ये क्या है कि हम उसके सामान्य प्रभाव को जो है नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये नहीं जानने की कोशिश की कि वो बुखार क्यों आ रहा है। रोग के सामान्य लक्षण शोथ के कारण उत्पन्न होते हैं, परंतु रोगाणुओं का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब कि अगर हम शोध के द्वारा उत्पन्न हुए सामान्य प्रभावों को उपचारित करेंगे, उनका ट्रीटमेंट करेंगे, तो उसका रोगाणु पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो रोग के कारण को समाप्त करने के लिए हमें रोगाणु को खत्म करना होगा। इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स, जो प्रतिजैविक है। ऐसी औषधियां हैं जो जीवाणु की जैविक क्रियाओं को रोककर उनके संक्रमण को रोकती हैं। मतलब कि ये औषधियां क्या करती हैं, बैक्टीरिया के लाइफ प्रोसेसेस को रोक देती हैं, जिससे कि वो और गुणन नहीं कर पाते और ना ही संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन को फैला भी नहीं पाते। जीवाणु और विषाणु अलग अलग वर्ग के सूक्ष्म जीव हैं, तो एंटीबायोटिक्स जीवाणुओं के संक्रमण को तो रोक सकती है, पर वायरस के संक्रमण को रोक नहीं सकती। इसके लिए वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए हमें एंटीवायरल औषधियां बनानी पड़ेंगी। पर जो वायरस है उसकी अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम है, क्योंकि वो वायरस एक्चुअली होते क्या है, वो छोटे छोटे डीएनए या आरएनए के टुकड़े होते हैं जो कि एक मेम्ब्रेन में कवर्ड होते हैं, और वो होस्ट सेल के
सेल में एंटर करके उसके न्यूक्लियस पे कंट्रोल करके अपने ही जैसे और वायरसेस प्रोड्यूस करते हैं। तो उनमें कोई सेल ऑर्गेनाली या सेल मशीनरी नहीं होती है। इसी वजह से उनके लाइफ प्रोसेसेस भी बहुत कम है, जैविक प्रणालियां भी बहुत कम है, जिसकी वजह से एंटीवायरल औषधि बनाना कठिन कार्य है। पर अब भी कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ हद तक एंटीवायरल औषधि बनाने में सफल हुए हैं। तो ये बात हुई उपचार की। पर इससे अच्छा भी एक तरीका है और वो है निवारण, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। देखिए, हम जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्यों? तो इसका कारण ये है कि अगर हम बीमारी होने से शारीरिक क्रियाओं को हानि पहुंचती है, मतलब अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट सारे सिस्टम्स पे ही बहुत बुरा इफेक्ट आता है, वीकनेस आ जाती है, कई दिन तक हम अपना रेगुलर रोजमर्रा का काम भी नहीं कर पाते हैं। और कई बार रोग का उपचार बहुत लंबा चलता है, जैसे कि क्रॉनिक डिजीजेस, यानी हम दीर्घकालिक रोगों के स्थिति में पड़ चुके थे कि उपचार बहुत लंबा चलता है तो इस दौरान हमारे रोजमर्रा का जीवन भी बहुत इफेक्टेड होता है और साथ में हमारी ग्रोथ पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। संक्रामित रोगी अन्य व्यक्तियों में रोग फैलाने का कारण भी बनता है। तो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं उपचार से संबंधित, कि पहला तो बीमारी हमारी शारीरिक क्रियाओं को हानि पहुंचाएगी, दूसरा उपचार में लंबा समय भी लग सकता है, और तीसरा संक्रमित व्यक्ति जो है वो संक्रमण फैलने का कारण भी बनता है। तो इन स्थितियों से बचने के लिए सबसे अच्छा काम ये होगा कि हम रोगों का निवारण करें या उनको प्रिवेंट करें, फैलने से रोकें। तो जिसके लिए हमें सबसे पहले किस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि वो रोग फैलते कैसे हैं। जैसे एयरबॉर्न डिजीजेस, जैसे कि कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, मॉम्स है, मीजल्स है, तो ये एयर के द्वारा फैलते हैं, हवा के द्वारा फैलते हैं। तो हवा से फैलने वाले रोगों से बचने के लिए हमें संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखनी चाहिए और खांसते या छींकते समय मुंह या नाक को ढकना चाहिए। फिर है वाटर बॉर्न डिजीजेस, जैसे कि डायरिया, टाइफाइड, डायसेंट्री, कॉलेरा, हेपेटाइटिस, पोलियो। इनसे बचाव के लिए हमें स्वच्छ तथा उबला हुआ जल पीना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी अनजान जगह से हम पानी का सेवन नहीं कर रहे हैं। कंटामिनेटेड फूड, यानी कि संक्रमित भोजन से जिसमें टेपवॉर्म इन्फेक्शन फैलता है, तो संक्रमित भोजन से जो रोग फैलते हैं उनसे बचाव के लिए हमें स्वच्छ, पका हुआ तथा पौष्टिक भोजन करना चाहिए। वेक्टर्स, यानी कि रोग वाहकों के द्वारा फैलने वाले रोग, जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया, स्लीपिंग सिकनेस, तो इन रोगों से बचाव के लिए हमें रोग वाहकों के गुणन को रोकना चाहिए, अपने वातावरण को साफ रखना चाहिए। हम लोग जो है डिजीजेस को फैलने से रोकने के लिए अपना इन्फेक्टेड पर्सन से दूरी बना के रखें, स्वच्छ भोजन करें, स्वच्छ पानी पिए और रोग वाहकों को फैलने से रोकने के लिए अपने वातावरण को साफ भी रखें। निवारण का एक और पहलू है, वो है पौष्टिक आहार, कि हमें बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। संक्रमण से बचाव के विशिष्ट विधि, तो अब तीसरी चीज जो आती है वो है विशिष्ट विधि। विशिष्ट विधि को जानने से पहले हम देखते हैं कि प्रतिरक्षण या इम्यूनाइजेशन क्या है। देखिए, हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी को डिजीजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है, एक तंत्र बना हुआ है, जिसे इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। तो प्रतिरक्षा, उसका क्या काम है, वो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि रोगाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करता है। जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र पर पहली बार हमला करते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणु के प्रति क्रिया करता है और कुछ विशिष्ट कोशिकाएं बनाता है, जिनकी सहायता से वह उस रोगाणु का विशिष्ट रूप से स्मरण करता है। मतलब कि जो प्रतिरक्षा तंत्र है उस वो स्पेशल सेल्स बनाता है, कोशिकाएं बनाता है, जो कि हमने पढ़ा था शोथ होता है। देखिए, शोथ क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा सूक्ष्म रोगाणुओं को मारने के लिए बहुत सारी स्पेशल कोशिकाएं बनाई जाती है और उस प्रक्रम को हम शोथ कहते हैं। तो ये जो स्पेशल कोशिकाएं हैं, विशिष्ट कोशिकाएं हैं, ये रोगाणुओं को मारती भी हैं और तथा उन्हें विशेष रूप से समरण भी रखती हैं।
इसलिए जब वही रोगाणु अथवा उससे मिलता-जुलता रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है, तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उसे नष्ट कर देता है। तो अगर सेकेंड टाइम वही रोगाणु या उससे कोई मिलता-जुलता मतलब उसी वर्ग का सूक्ष्म जीव जो है जब हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्योंकि उसने उसको विशिष्ट कोशिकाएं बना के सिमरण किया हुआ है, तो वो उन कोशिकाओं को की सहायता से उस रोगाणु को जल्दी से नष्ट कर देता है। यही सिद्धांत बनता है प्रतिरक्षण का। तो अब प्रतिरक्षण को हमने समझ लिया, अब हम जानते हैं वैक्सीन के बारे में। आप सबको पता है वैक्सीन क्या होती है, ये आपने मोस्ट कॉमनली सुना होगा, छोटे छोटे बच्चों को हम वैक्सीन देते हैं। तो आज जानते हैं पहले कि वैक्सीन कैसे बनी और है क्या। अंग्रेजी चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने अपने शोध में ये पाया कि ग्वाले जिन्हें गो चेचक यानी कि काउपॉक्स हुआ था, उन्हें चेचक की महामारी के समय भी चेचक नहीं हुआ। मतलब कि उनके टाइम इंग्लैंड में चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स की महामारी फैली थी, और अपने काम के दौरान उन्होंने ये पाया कि जिन लोगों को काउपॉक्स हुआ था, काउपॉक्स जो है वो पशुओं में होने वाला एक वायरल डिजीज है जिसे गो चेचक कहते हैं। तो जिन लोगों को काउपॉक्स हुआ था या जो ऐसे पशुओं के कांटेक्ट में थे, उनकी सेवा कर रहे थे जिन्हें काउपॉक्स हुआ था, उन लोगों को महामारी के समय भी चेचक नहीं हुआ। तो जेनर ने क्या किया, जानबूझकर गो चेचक दिया और उन्होंने ये पाया कि वह चेचक रोग से ग्रसित नहीं हुए। जब अब फर्दर उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया और स्टडी किया, तो उन्होंने ये पाया कि जो चेचक था और जो गो चेचक था, उनके वायरस निकट संबंधी थे। तो निकट संबंधी होने से क्या, वही इम्यूनाइजेशन की बात आ जाती है कि रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र में पहली बार हमला हुआ। मतलब कि उन्होंने काउपॉक्स का जो इंजेक्शन दिया था हेल्दी पर्सन को, तो काउपॉक्स उनकी बॉडी में एंटर हुआ। उनके प्रतिरक्षा तंत्र ने काउपॉक्स के वायरस को नष्ट किया। नष्ट करने के साथ साथ उसका विशेष रूप से समरण किया। अब स्मॉल पॉक्स का जो वायरस था वो काउपॉक्स के वायरस का निकट संबंधी था। तो जैसे ही वो उनकी बॉडी में एंटर हुआ, तो उनके प्रतिरक्षा तंत्र ने तुरंत एक्शन लिया और उसको रोग उत्पन्न करने से पहले ही समाप्त कर दिया, जिसकी वजह से महामारी के समय भी वो लोग चेचक से ग्रसित नहीं हुए। तो यहीं से उत्पत्ति हुई वैक्सीन की। लैटिन में काउ का अर्थ है वाका तथा काउपॉक्स का अर्थ है वैक्सीनिया। इस आधार पर वैक्सीन अर्थात टीका शब्द आया। मतलब वैक्सीन को हम हिंदी में टीका के रूप से जानते हैं। आपने देखा होगा कि टीका भी जो है या तो वो इंजेक्शन लगते हैं या ड्रॉप्स पिलाई जाती है। तो इनके अंदर होता क्या है, इनके अंदर या तो वही सूक्ष्म जीव मृत अवस्था में होता है या फिर बहुत ही कमजोर अवस्था में होता है, जिससे कि वो रोग उत्पन्न ना कर सके, परंतु हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उनको पहचान कर उसको नष्ट करने के लिए विशेष कोशिकाएं बना ले। टीकाकरण शरीर में विशिष्ट संक्रमण कारक सूक्ष्म जीव को प्रविष्ट करवाया जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र उसके प्रति क्रिया करता है मतलब उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए स्पेशल या विशिष्ट कोशिकाएं बनाता है। उन विशिष्ट कोशिकाओं को हम एंटीबॉडीज कहते हैं, और उस सूक्ष्म जीव के लिए विशिष्ट कोशिकाएं बना लेता है, जिसकी वजह से अगर उससे मिलता जुलता अथवा वही रोगाणु दोबारा शरीर में प्रवेश करता है, तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उसके प्रति तैयार रहता है और उसे जल्दी नष्ट कर देता है। यहाँ पे आप एक चार्ट देख सकते हैं जो कि मिनिमम एज, जो कि जन्म से लेकर 9 साल की उम्र तक बच्चों को वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है। जन्म के समय ही बच्चों को BCG, हेपेटाइटिस बी और पोलियो वायरस की वैक्सीन दे दी जाती है। इसके अलावा डायप्थीरिया, टेटनस, पेट्रूसिस, निमोनिया, टाइफाइड, डायरिया, मीजल्स, मम्प्स, रुबेला और चिकन पॉक्स, इन सब डिजीजेस के लिए इंडिया में बच्चों को वैक्सीन दी जाती है। आज का हमारा ये सेशन यही समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू।